हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बट जो मेन पार्टिसिपेंट है उसका नाम होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर्स एक तरीके से जैसे किसी कंपनी में प्रमोटर होते हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर स्पॉन्सर्स होते हैं जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं पूरे म्यूचुअल फंड बिजनेस को। अब एनआईएसएम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स को मिनिमम कितना कंट्रीब्यूशन खुद के पास से करना होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है 40%। हमेशा स्पॉन्सर्स को 40% कैपिटल अपने पास से लगाना पड़ता है किसी भी म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। दूसरा क्वेश्चन एनआईएसएम में अक्सर पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड एएमसी को बनाने के लिए कितने नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड जो होती है किसी भी एएमसी को बनाने के लिए, म्यूचुअल फंड एएमसी को बनाने के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर है 50 करोड़ रुपीज। ठीक है, एएमसी क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड बिजनेस को रन करती है। अब ये जो स्पॉन्सर्स हैं, ये स्पॉन्सर्स करते क्या है? स्पॉन्सर्स फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, मेनली एक तरीके से फाइनेंशियर हो गए, है ना। स्पॉन्सर उन्हीं को बोला जाता है। स्पॉन्सर एक ट्रस्ट का फॉर्म करते हैं। ट्रस्ट एक 1882 के अंतर्गत, है ना, एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट एक्ट बनाया गया है जिसके अंतर्गत एक डीड साइन होती है जो स्पॉन्सर और ट्रस्टीज के बीच में होती है। यह भी एक एनआईएसएम क्वेश्चन है कि ट्रस्ट डीड, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट डीड किस किस के बीच में साइन होती है। तो उसका करेक्ट आंसर है स्पॉन्सर्स एंड ट्रस्टीज के बीच में एक ट्रस्ट डीड साइन होती है और ये एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत। क्लियर है? अब ये ट्रस्ट जब बन जाता है तो ये ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज होते हैं यही मेनली वर्क करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को बनाने के लिए। एज ए डायरेक्टर जिस तरीके से किसी कंपनी में होते हैं उस तरीके से यहाँ पे ट्रस्टीज होते हैं जो सारा म्यूचुअल फंड वर्किंग जो है वो देखते हैं। अब जब ये म्यूचुअल फंड कंपनी बन गई है, एएमसी कंपनी बन गई है, तो ये एएमसी का फॉर्मेशन करने के बाद एएमसी के अंदर और भी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके अलग अलग रोल प्ले होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एएमसी है वो एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को असाइन करती है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का काम होता है कि वो सभी चीज़ों को एज ए सर्विस प्रोवाइडर किसी एएमसी के लिए काम करे। ठीक है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करना, जहाँ पे एएमसी के ऑफिसेज नहीं है वहाँ पे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं जो उस एएमसी के लिए सर्विस सेंटर का काम करते हैं। मीन्स सर्विसेज जो एएमसी में सर्विसेज प्रोवाइड होने वाली हैं वो सारी सर्विसेज आपको रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट RNT के थ्रू भी मिलती है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल केम्स हो गया, कार्बी हो गया, ये एज ए रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं कि एएमसी के लिए और मेजर पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। जैसे फंड मैनेजर्स होते हैं। कोई भी एएमसी है, म्यूचुअल फंड एएमसी है, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो लॉन्च करती है। जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो लॉन्च करती हैं, फर्स्ट टाइम जब कोई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की जाती है उसको बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर के थ्रू पब्लिक को नई स्कीम्स के बारे में बताया जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रोच किया जाता है। अब ये स्कीम्स बनाता कौन है, इसको मैनेज कौन करता है, मेनली हम उसकी बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करने का काम होता है फंड मैनेजर्स का, जो उस पूरी स्कीम को मैनेज कर रहा है। उसमें क्या सिक्योरिटीज रखना है, क्या सिक्योरिटीज नहीं रखना है, ये सारा कामकाज फंड मैनेजर्स का होता है। फंड मैनेजर्स के बाद अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हम देखते हैं बैंकर्स। ठीक है, जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज उस एएमसी को लगनी है वो बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं बैंकर्स। क्लियर है? इसके अपार्ट एक और पार्टिसिपेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं? मेनली एएमसी ने कोई म्यूचुअल फंड स्कीम बना ली, फंड मैनेजर उसको मैनेज भी कर रहा है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स उसके लिए एक सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। बट क्लाइंट्स के पास जाएगा कौन, इन्वेस्टर्स के पास जाएगा कौन और उनको उस स्कीम के बारे में उसके बेनिफिट्स बताएगा कौन और इन्वेस्टमेंट करवाएगा कौन? तो इसके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एम्पैनल होते हैं किसी भी एएमसी में। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एएमसी के अंदर कितनी भी एएमसी में एम्पैनलमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एक एएमसी के अंदर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर एम्पैनल हो चुका है तो वो किसी दूसरी एएमसी में एम्पैनल नहीं हो सकता। अप्रोक्सीमेट 45 एएमसी अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर वर्किंग है, जैसे HDFC एएमसी, ICICI एएमसी, SBI म्यूचुअल फंड, है ना। इस तरीके से अप्रोक्सीमेट 45 एएमसी ऑल ओवर इंडिया के अंदर वर्किंग में है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर टोटल 45 एएमसी के साथ भी टाई अप करके बिजनेस कर सकता है अपना। क्लियर?
इसके अपार्ट एक और पार्टिसिपेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फंड अकाउंटेंट। फंड अकाउंटेंट का काम होता है कि वो देखे कि डेली बेसिस पे मार्केट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड की एनएवी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं। एनएवी के मैं आपको बता दूं एनएवी क्या होता है। एनएवी एक्चुअली में होती है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को बनाने में म्यूचुअल फंड स्कीम कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो काफ़ी सारे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन सभी सिक्योरिटीज़ को ऐड करके मर्ज करके म्यूचुअल फंड उसकी एनएवी यूनिट्स बनाता है, अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स बनाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि किसी एक फंड का साइज है 100 करोड़ रुपए। अब 100 करोड़ रुपए उसका साइज है तो उसकी छोटी छोटी यूनिट बनाई जाएगी। अब 100 करोड़ रुपए किसी एक पर्सन ने तो दिया नहीं है। म्यूचुअल फंड नाम ही इसी का है कि भाई सब लोग म्यूचुअली अपना पैसा एक पूल में इकट्ठा करते हैं और फिर किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक फंड मैनेजर जो है वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए तो फंड एक ही है ना, उसके लिए अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग नहीं है, उसके लिए तो एक पर्टिकुलर फंड है, उसको पूरे फंड को मैनेज करना है। बट इन्वेस्टर्स को हम किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, किसको कितना बेनिफिट मिलेगा कितना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड का पूरा फंड जो है उसको छोटी छोटी यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 100 करोड़ रुपीस मैंने बोला किसी फंड का साइज है। अब मैंने कहा कि अगर मैं बोलूं कि अगर एक पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस मुझे 100 रुपीज रखना है तो मैं 100 करोड़ को 100 रुपीज से डिवाइड कर दूंगा। मीन्स मेरे पास क्या आया 1 करोड़ यूनिट्स। उस म्यूचुअल फंड की 1 करोड़ यूनिट्स हो गई जो हम मार्केट में पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 5 यूनिट अलॉट कर दी जाएगी। अगर किसी ने 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको 10 यूनिट्स अलॉट कर दी जाएगी। एंड सिमिलरली जितना इन्वेस्टमेंट जो व्यक्ति कर रहा है उसको उतनी यूनिट जो है अलॉट कर दी जाती है। तो पर यूनिट पे जितना बेनिफिट मिलेगा उस हिसाब से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। क्लियर? इसमें मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा डाउट आपको आया नहीं होगा, बहुत इजी समझने के लिए है कि एनएवी क्या होती है और यूनिट्स क्या होती हैं, क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है उस पार्टिसिपेंट का नाम होता है कस्टोडियन। जी हाँ, तो कस्टोडियन को असाइन करने का काम डायरेक्टली स्पॉन्सर्स करते हैं। स्पॉन्सर्स कस्टोडियन को इसलिए असाइन करते हैं ताकि कस्टोडियन सारी सिक्योरिटीज और फंड्स को अपनी कस्टडी के अंडर में रखे। देखिए, कोई भी सिक्योरिटी फंड मैनेजर ने बाय करी है या नहीं करी, सेल करी है, तो वो जो सिक्योरिटीज है वो किसी ना किसी के अंडर में होना चाहिए। और कस्टोडियन को हमेशा सेपरेट रखा जाता है, वो एमसी के अंदर नहीं रखा जाता, एमसी के बाहर का एक बॉडी है। कस्टोडियन को बनाने का, फॉर्म करने का मेन पर्पस यही रहता है कि कस्टोडियन के पास सारी सिक्योरिटीज जो है वो प्रॉपर्ली सिक्योरिटी के साथ में रखी जा सके। तो एनआईएसएन के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो भी सिक्योरिटीज बाय या सेल करते हैं तो वो सिक्योरिटीज किसकी कस्टडी में रखे जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है कस्टोडियन की कस्टडी में रखे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड एनआईएसएम एग्जाम में पूछते हैं, जिसका जो करेक्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड एग्जाम का वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जब भी कोई भी फंड मैनेजर किसी भी सिक्योरिटी को बाय या सेल करने के लिए ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन का काम किसका होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी जिस तरीके से स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उस तरीके से ब्रोकर्स असाइन किए जाते हैं। उस ब्रोकर का काम होता है कि फंड मैनेजर के थ्रू जो भी सिक्योरिटीज या स्टॉक्स को बाय या सेल करने के ऑर्डर दिए जाएं उनको एग्जीक्यूट करे। तो उन सिक्योरिटीज को एग्जीक्यूट करने का, उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का काम भी ब्रोकर्स का होता है। तो जनरली जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड थे जो एनआईएसएम एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आप इस सीरीज में बने रहें, आगे आने वाले हमारे वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो करते रहें। आपका एनआईएसएम एग्जामिनेशन गारंटीड क्रैक होगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगर आपके कुछ हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आपकी वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनके म्यूचुअल फंड के अंदर अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टनरशिप लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम उन सब चीज़ों में भी आपका पूरा हेल्प करेंगे।